कार की जो एकदम पिकअप निकल के आती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। वाइब्रेशंस का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है, वाइब्रेशंस का तो नामो निशान नहीं है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो रिफाइनमेंट अच्छी है, दूसरा इंसुलेशन लेवल भी बढ़ा दिया गया है। कैबिन के अंदर आपको बिल्कुल ही फील ना हो गड्ढा, ऐसा नहीं है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो रिफाइनमेंट अच्छी है, दूसरा इंसुलेशन लेवल भी बढ़ा दिया गया है। अब वो एसयूवी में भी सेडान ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ हम हैं जो सेडान में भी एसयूवी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी अभी मैंने जितना चलाया है, मुझे रबर बैंड इफेक्ट जो है मिनिमल लग रहा है हल्का सा। आज हम यहाँ गोवा में चलाने आए हैं होंडा की अमेज, जो कि न्यूली फेसलिफ्ट वर्जन है। इस वीडियो में हम सिर्फ वो बात करेंगे जो चेंजेस हुए हैं, जो खास चीज़ें हैं बताने वाली। ये कार है मैनुअल में, और इसके बाद हम चलाने वाले हैं सीवीटी भी। तो इस वीडियो में आपको मैनुअल और सीवीटी दोनों का ड्राइव रिव्यू मिलेगा। कॉम्पैक्ट सेडान लेने की सोच रहे थे तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और कंपटीशन की कार से ये कहाँ आगे निकल जाती है और कहाँ इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आइए फटाफट इस वीडियो को एक छोटे से बी रोल के साथ स्टार्ट करते हैं। बाइकिंग का ये एडवेंचरस शॉट देखने के बाद आप गाड़ी पे वापस आ जाइए। बात करते हैं कार की। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी की। अगर देखें तो आपको यहाँ पर वैसे ही की मिलने वाली है जैसे आपको होंडा सिटी या एलिवेट में मिलती है। मैनुअल और सीवीटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंट ये मिलेगा कि मैनुअल में आपके पास ऑटो स्टार्ट जो ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आप इसको की को प्रेस करके रखेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी, वो मैनुअल में नहीं आता है, वो आपको सीवीटी में मिलेगा। तो हम सीवीटी जब चलाएंगे तब हम वहाँ पर उसकी बात करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर और कंपनी ने इसमें दे दिया है, वो ये कि जैसे ही आप कार से थोड़ी सी दूर जाते हैं तो ये कार जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, और जैसे ही आप इसके पास आएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। उसके अलावा अगर देखें तो ये मोस्ट अफोर्डेबल कार बन जाती है विद एडास लेवल 2। यस, अभी तक हमने देखा था कि एलिवेट में आपको एडास लेवल 2 मिलता था, कैमरा बेस्ड सेंसर है, उसमें आपको रडार बेस्ड नहीं मिलता है, बट काम अच्छा करता है। हमने उसका एक्सटेंसिव वीडियो भी किया है, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू एलिवेट के लिए इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा ही लगेगा। यहाँ पर भी आपको कैमरा बेस्ड एडास लेवल 2 मिलता है, रडार बेस्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगेन जब हम इसको टेस्ट करेंगे वहाँ पर इसकी एडास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट फेशिया से अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलती जुलती लगेगी होंडा एलिवेट से, क्योंकि ग्रिल जो है ऑलमोस्ट आपको वैसी दिखने में लगेगी। हालांकि होंडा एलिवेट की जो ग्रिल है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, इसको थोड़ा सा कम रखा गया। ऑब्वियसली ये सेडान है, वो एसयूवी वाला फील तो नहीं देंगे। यहाँ पर आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं, विद फॉग लैम्प्स भी जो है वो भी आपको एलईडी में मिलेंगे। साइड में दो चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें से एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट इन सेगमेंट है, वो है इसका लेन वॉच कैमरा। अब यहाँ पर आपको 360 डिग्री का ऑप्शन नहीं आता है, लेन वॉच कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसका क्या काम है, और ये कैमरा जो है वो आपको सिर्फ पैसेंजर साइड मिलेगा, यानी कि जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा बनता है पैसेंजर साइड में, आप टर्न ले रहे हैं, आपको लेफ्ट लेना है टर्न, और वहाँ पर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपको ऑब्स्टेकल तो नहीं बन रही है, या कोई पेडेस्ट्रियन या कोई और व्हीकल तो नहीं आ रहा, वहाँ पर ये कैमरा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक बहुत ही क्लियर व्यू देता है, जहाँ पर आप इजीली जो है देख करके टर्न ले सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी खासी है, पहले भी 170 आती थी, अब थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी गई है, वो 172 कर दी गई है। दूसरी चीज़, इसकी जो बूट स्पेस है उसको भी कंपनी ने 416 लीटर्स कर दिया है। कंपनी का मानना है कि जो ड्राइवर सीट है, पैसेंजर सीट है, उसमें हेडरूम, लेग रूम को प्रॉपरली एडजस्ट किया गया है, थोड़ा सारी जगह में इंक्रीज किया गया है। इवन की जो सेकंड रो का डोर है उसको भी 2 डिग्री ज़्यादा ओपन होता है, और जिससे कि आपका इनग्रेस और आउटग्रेस जो है वो और आपको बेटर एक्सपीरियंस देता है, यानी कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है बैठना और निकलना। मतलब ओवरऑल देखें तो बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ना आपका एक्सपीरियंस अच्छा कर देती हैं। सेफ्टी पे बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेस वेरिएंट से ही मिलती हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड मिलते हैं, प्लस आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अंदर आपको 8 इंचज़ का बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। 7 इंचज़ का आपको सेमी डिजिटल MID मिलता है, वो भी आपको बेस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दी गई, और ये मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। मैनुअल स्टार्ट हो जाता है 7,90,000, यानी कि 8 लाख के करीब एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप वेरिएंट जो ZX वेरिएंट है उसका CVT वर्जन जो है वो तकरीबन 11 लाख एक शोरूम जाता है। अगर थोड़ा सा हम इसको इसके कंपटीशन से मैच करें ना, थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि CVT ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन को मेरे हिसाब से कंपेयर करना भी गलत है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये गाड़ी भारी पड़ेगी, तो CVT एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप समझ रखते हैं कहाँ हल्की पड़ेगी,
उसके बारे में बात करेंगे, ड्राइव करेंगे, बताएंगे आपको, थोड़ा सा रुकिए। प्लस एक और खास चीज़ आपको बताता हूँ, होंडा कनेक्ट जो बहुत सारे कार कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है, उसमें आपको 5 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है कंपनी। इसके ऊपर आपको मैं आइसिंग ऑन द केक में आपको बता देता हूँ कि 10 साल की इंजन वारंटी आपको होंडा दे रही है अमेज पे। चौक मत जाइए, बिकॉज 3 सालों की स्टैंडर्ड वारंटी है, अप टू 7 ईयर्स तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के, और एक्स्ट्रा पैसे देकर आप 1,20,000 किलोमीटर्स के लिए 10 साल तक की वारंटी ले सकते हैं होंडा से। आप समझ सकते हैं 10 साल आप एक गाड़ी लेते हैं और मैक्सिमम मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 8 से 10 साल आप एक गाड़ी रखते हैं और वो पूरा टाइम वारंटी के अंदर जो है सिक्योर्ड हो। क्यों? क्योंकि होंडा को पता है कि जो इंजन वो दे रहे हैं वो आपको बहुत ही रिलायबिलिटी देगा और उसका 10 साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और ये चीज़ जो है आज से नहीं है, इनफैक्ट 10-10, 12-12, 15-15 साल पुरानी होंडा सिटी आपको इतनी बढ़िया कंडीशन में मिलेगी। वही एक रीज़न है होंडा की रिलायबिलिटी पे, और मैं मानता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी यूएसपी है। यहाँ पे इसको आप ड्राइव करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे मैनुअल को, उसके बाद करेंगे सीवीटी को। फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो का सुन के जाइएगा अगर आप इस कार में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो हम आ गए हैं होंडा अमेज के अंदर। इंटीरियर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। इसका इंटीरियर जो है वो आपको ड्यूल टोन में मिलेगा, ब्लैक और बेज में। कुछ यहाँ पर आपको छोटा सा ग्राफिक्स जो है थोड़ा सा ऐड किए गए हैं। एसी वेंट्स भी पुरानी वाली अमेज से चेंज है। ये एसी वेंट्स जो है वो आपको एलिवेट जैसे लगेंगे। हार्ड बटन्स यहाँ पे दिया गया है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। नीचे वायरलेस चार्जिंग है। 2 टाइप ए पोर्ट्स हैं, टाइप सी पोर्ट अभी भी मिसिंग है। वायरलेस चार्जिंग ऑन और ऑफ करने का बटन दिया गया है, एलिवेट में भी सेम आता है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, 180 वाट मैक्सिमम इसकी आउटपुट है। 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 गियर। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा स्पेस इधर मिलता है। टॉप वेरिएंट है ये ZX, लेकिन आपको जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल ही मिलती है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिलता है। आपको आर्मरेस्ट की थोड़ी कमी लगेगी, लेकिन आर्मरेस्ट जो है वो एक्सेसरी का पार्ट है। इनका एक सिग्नेचर पैकेज है जो आप ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देके। बाकी चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आर्मरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कर देना चाहिए था। डैशबोर्ड पे आपको 8 इंचज़ की स्क्रीन मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बेस वेरिएंट से ही मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ हार्ड बटन्स दे दिए गए हैं। सेमी डिजिटल MID मिलता है, जिसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कहते हैं। वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है हमारा, आप देख सकते हैं कनेक्टेड, और ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया, सीमलेसली कनेक्टेड हो गया, हमें कोई यहाँ पर इशू नहीं आया कनेक्ट करने में। अब करते हैं इसकी ड्राइव स्टार्ट। मैनुअल ट्रांसमिशन में यहाँ पर गियरबॉक्स की जो थ्रो है कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कार्स जो मैनुअल में आती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा है, और लेकिन लग बहुत आराम से रहेगा। आप सिंगल फिगर से जो है आप देख सकते हैं कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ही स्मूथ गियर्स जो है उसमें शिफ्टिंग हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप कार को गियर पे डाल के उठाते हैं, कार की जो एकदम पिकअप निकल के आती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। 1.2 लीटर का इंजन जो 4 सिलेंडर है, अपनी जो उसकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको निकाल करके देता है। अगर फिगर्स में जाएंगे तो 90 bhp आपको सुनने में शायद थोड़ा सा कम लग सकता है, बट 90 bhp ट्रस्ट मी यहाँ पर चलाने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये 90 bhp और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ जो ये आने वाला इंजन है। कंपटीशन ने अपने 4 सिलेंडर्स को घटा करके 3 सिलेंडर कर दिया। वहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप गियर में डाल के गाड़ी को उठाते हैं और एकदम से सडन एक्सेलरेशन करते हैं तो आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। लेकिन इस इंजन में अभी तक मैंने इस कार को जितना भी चलाया है, वाइब्रेशंस का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है, वाइब्रेशंस का तो नामो निशान नहीं है, और रिफाइनमेंट इतनी नेक्स्ट लेवल है। एक और चीज़ अच्छी मुझे लग रही है इसकी सस्पेंशन क्वालिटी काफ़ी बेटर कर दी गई है पहले से। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड भी नहीं है। इसको ये देखिए, सामने मैं दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्टीफ है, हालांकि सेडान के लिए तो ज़्यादा ही हमेशा मानी जाती है, कोई SUV नहीं है ये, लेकिन बहुत आराम से ये चढ़ जाती है। मतलब ये देखिए, ट्रैक्शन कंट्रोल अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन एक तो मुझे इसके सस्पेंशंस की और दूसरा इसकी राइड क्वालिटी की जो है तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके क्लच की। क्लच काफ़ी सॉफ्टवेयर साइड है, मतलब आप इसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका पैर दुखने लगेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर हम कई कार्स के देखें क्लच बहुत हैवी रहते हैं, इसका क्लच काफ़ी सॉफ्टवेयर साइड है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है। और अभी हम जो है गोवा के काफ़ी नॉर्थ गोवा में है और काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ में हम चला रहे हैं कार, जिसमें आपको ज़्यादा भगाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन
रोड्स जो हैं वो आपको सही और ख़राब बहुत सारी मिल जाएंगी। हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करने पर जो है ये कार बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि 1.2 लीटर जो इसका इंजन है वो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले कम शोर कर रहा है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो रिफाइनमेंट अच्छी है, दूसरा इंसुलेशन लेवल भी बढ़ा दिया गया है। ये अब चीज़ हमने तब भी नोट की जब हमने इंजन स्टार्ट किया, तो एक बार में मुझे ये लगा कि इंजन स्टार्ट होकर शायद बंद हो गया, बिकॉज जैसे स्टार्ट हुआ उसकी कोई नॉइस नहीं थी आइडल कंडीशन में जब हम चलाते हैं। ऑब्वियसली जब हम इसको थोड़ा सा भगाएंगे, थोड़ा सा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, तो एक आपको ठीक ठाक नॉइस जो है उसमें सुनने को मिलेगी। अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, मैन्यूवरिंग बहुत स्मूथ है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अभी इसने मुझे एक वार्निंग भी दी, क्योंकि एडास लेवल 2 इसमें आता है, तो जब भी आप किसी कार के बहुत क्लोज निकलेंगे तो कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम जो है वो उसका वर्क करता है और वो आपको अलर्ट करता है। अब यहाँ पर रोड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ब्रॉड मिली है। जनरली गोवा में ना इसी तरह की रोड्स आपको दिखेंगी, थोड़ा थोड़ा साथ में गोवा भी दिखाते जाएंगे आपको। यहाँ पर हमें तो घूमने का टाइम नहीं मिला, आप जितनी देर ड्राइव कर रहे हैं उतना ही देख लें तो बहुत है। थोड़ा सा एक्सीलेटर प्रेस करता हूँ तो मुझे उतनी साउंड नहीं आती है कैबिन में जितनी की पहले आती थी, जो पुरानी इमेज के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, हालांकि स्टीयरिंग ना थोड़ा सा थिक आपको फील होगा, होंडा सिटी वाला स्टीयरिंग ही आपको इसमें मिलता है ओवरऑल फील। लेकिन एक चीज़ है कि टॉप वेरिएंट के बावजूद भी आपको इसमें कोई लेदर की जो है रैपिंग नहीं मिलती है। ऑब्वियसली आप इसको आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, किया या हुंडई की बात करूं, वहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो हल्के से आपको थिन मिलते हैं, ग्रैब करने पे उनमें थोड़ी सी प्रीमियम फील आती है। गोवा की पतली पतली गलियों में चलाने में मतलब मेरे ख्याल से इस तरह की टेस्टिंग हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि कर्व जो सामने आते हैं उसमें मैन्यूवरिंग काफ़ी आसान है। अभी तक तकरीबन हम 5-1 किलोमीटर चला चुके हैं और तक इसकी जो माइलेज दिखा रहा है वो 12.6 की दिखा रहा है। ऑब्वियसली जब हम इसको कार को जो चला रहे हैं तो थोड़ा सा खींच के चला रहे हैं, कई बार एक्सेलरेशन ऑल ऑफ ए सडन कर रहे हैं, ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से माइलेज थोड़ी गिरती है। कंपनी का जो मानना है कि 18.6 की आपको माइलेज मिलेगी मैनुअल ट्रांसमिशन में, और अगर आप CVT देखते हैं तो CVT में 19.6 की आपको माइलेज मिलेगी। अब जितनी भी कार्स पहले एक टाइम था जब हम बात करते थे कि मैनुअल में आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो गियर बॉक्स जो आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हैं वो इतने रिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि अब उनमें आपको माइलेज जो है वो ज़्यादा मिलती है। अब क्लेम माइलेज की अगर हम बात करें तो 19 लेट से अगर हम कंपनी 19 क्लेम कर भी रही है तो आपको 14-15 के आसपास आराम से हाईवे पे मिल जाएगी अगर आप इसको 80 to 100 के बीच में क्रूज़ करते हैं। सिटी में जो है माइलेज थोड़ी सी गिरेगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सिटी के ट्रैफिक में रहेंगे तो ये आपको तकरीबन 12 से 13 तक की माइलेज आराम से दे देगी। अभी जो हमारे को 13.1 की दिखा रहा है। अभी जैसे जैसे हम इसको थोड़ा सा डिसेंट तरीके से चला रहे हैं तो इसकी माइलेज बढ़ती जा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा एक सिटी के अंदर चला रहे हैं, कंजस्टेड एरिया में चला रहे हैं, वहाँ पर जो इसकी माइलेज अगर 13-14 आ रही है तो हाईवे पे आराम से 16-17 हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा जो है उसका कैसे वर्क करता है वो दिखाते हैं। जैसे मैंने इंडिकेटर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरा लेन वॉच कैमरा जो पैसेंजर साइड पे है, और पैसेंजर साइड में ही आपको मिलता है, उसने काम अपना करना शुरू कर दिया और उसकी क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी बेटर है। बेसिकली आपको 360 डिग्री वाली जो फील नहीं देगा, बट येस ब्लाइंड आपके जो है स्पॉट नहीं बनाएगा और आप आराम से जो है कार को लेफ्ट में टर्न कर पाएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ से राइट में टर्न करना है तो मुझे किसी तरह के कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी ऑन माई साइड कि कोई चीज़ जो है वो नीचे तो नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो मुझे पैसेंजर साइड का कई बार नीचे का व्यू नहीं मिलता है, कई बार क्या इनफैक्ट हर बार नहीं मिलता है। तो वहाँ पर आपका व्यू जो है आप इंडिकेटर देंगे तो आपको लेफ्ट साइड का व्यू आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर व्यू है, नीचे की तरफ आपको प्रॉपर सारा कुछ दिख रहा है कि कुछ नीचे तो नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि ये भी एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर जो होंडा ने दिया है, ये काफ़ी काम का चीज़ फीचर है, प्रैक्टिकल फीचर है। बिकॉज क्या होता है कि कई बार ऐसे फीचर दे दिए जाते हैं जो आपको ये बोल के तो चिपका दिए जाते हैं कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, लेकिन उतने प्रैक्टिकल नहीं होते। कहीं पे भी इस गाड़ी ने जो है हमें लेट डाउन नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। आपको इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। अब जब आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो कार जो है वो अपना पूरा बैलेंस मेंटेन करके रखती है। अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया हमें इसको चलाते हुए और कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि कार में अनवांटेड कोई ऐसी वाइब्रेशन है जिसकी वजह से आपको थकावट फील हो, या कोई ऐसी आपको फीलिंग आ रही हो कि यार कंफर्टेबल नहीं है। आगे बोनट की विजिबिलिटी भी मैं मानता हूँ कि काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी और बेटर होती तो आपको एक थोड़ा फील आता, बट अगेन हम इसको फिर हम वही है कि आदत एक बन चुकी है कि हम हर चीज़ को ना एक SUV इंस्टेंस की नज़र से देखते हैं, जो कि गलत है।
मेरे हिसाब से अगर आप इसको प्रॉपर वैसे ही सेडान वाली फील में देखेंगे ना, जहाँ पर आपकी एक थोड़ी सी पोजीशन नीचे रहती है, कंफर्टेबल रहती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एसयूवी में भी अपनी जो हाइट है उसको बिल्कुल नीचे करके चलाते हैं, बिकॉज दे लव टू ड्राइव सेडान। अब वो एसयूवी में भी सेडान ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ हम हैं जो सेडान में भी एसयूवी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ड्राइव करते हुए कि आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि आप इतना डिस्टेंस, मतलब इतना आपका आगे का जो बोनट है उसके आगे जो है आपको नहीं जाना है। तो वो कमांडिंग जो बिल्कुल होता है ना, एज ऑफ दी बोनट दिखना, वो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी आपको ठीक ठाक इसका जो है कार का आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर बड़ा आता है, हल्की सी आपको साउंड अंदर सुनाई पड़ेगी ठक की। सस्पेंशन भी वहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हार्डर साइड पे है। स्टिल वो आपकी स्पीड जब आप गेन करते हैं तो वहाँ पे वो काम करता है, आपको एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी देता है, अच्छी आपको सपोर्ट देता है, कॉन्फिडेंस फील कराता है, कार को बैलेंस करके रखता है। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि अच्छी खासी चढ़ाई है, मतलब एक हिल टॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सामने आप एंड पे देख सकते हैं कि ठीक ठाक स्टीप है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा देते हुए देखते हैं कि कितने आराम से ये चढ़ जाती है या कोई दिक्कत इसको आती है। हल्की सी जब स्पीड आप बढ़ाते हैं तो ये अपना रेव करती है, बिकॉज रेव फ्री इंजन है ये। हम जानते हैं कि चाहे वो एलिवेट का हो चाहे अमेज का, एकदम रेव फ्री इंजन है। अपने आरपीएम बढ़ाता है, एक पावर अटेंड करने के बाद अपनी जो आरपीएम को सेटल कर देता है और 2000 आरपीएम से नीचे आ जाता है। अच्छी खासी स्टीप थी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि हम स्टीप पे चढ़े, मतलब इतने इजीली ये स्टीप पे चढ़ गई कि कोई ख़ास लगा नहीं कि किसी तरह का कोई दिक्कत इसको आई है। और ना ही बहुत ज़्यादा आवाज़ कैबिन के अंदर आई, जो अगेन ये प्रूव करती है कि इंसुलेशन को काफ़ी बेटर किया गया है। एसी जो है इस कार का मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। मतलब मुझे मैं सही बताऊं तो हमने काफ़ी ऐसे ब्रांड्स सेडान में टेस्ट किए हैं जहां पर एसी कट ऑफ हो जाता है और फिर वापस ऑन करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और बहुत बाहर अच्छी खासी गर्मी होने के बावजूद भी अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। एसी एक बार भी कट ऑफ नहीं हुआ है, और कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको 23.5 चला रखा है, ऐसा नहीं है कि हम इसको 20-21 किया हुआ है। 23, 23.5, 24 पे हम चलाया हुआ है। और फ़ैन स्पीड भी हमने काफ़ी कम रखी हुई है, बिकॉज हमारे साउंड में जो है वो किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हम अपने होटल के पास वापस पहुँच चुके हैं। अब टाइम है कार को स्विच करने का, क्योंकि अब हम चलाएंगे CVT को। अब आ गए हम CVT वेरिएंट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो मैं कार चला रहा हूँ ये है CVT ट्रांसमिशन, पर ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये पूरी तरह से वर्थ बाइंग है अगर आप एक ऑटोमेटिक कार परचेज़ करना चाह रहे हैं। क्या पहले वाला ही आपको CVT मिल रहा है, कुछ में कोई चेंज नहीं है, या एक्चुअली में कुछ काम किया गया है। इसको डालते हैं D मोड पे। इसमें एक S मोड भी आता है जो हम थोड़ी देर में चलाएंगे। पहले ड्राइव मोड पे इसको चलाते हैं और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। सडन एक्सेलरेशन के टाइम पे वैसा ही आपको हल्का सा लैग फील होगा, थोड़ा सा CVT को आपको देखकर चलाना पड़ता है। ये सिर्फ ये होंडा की बात नहीं है, आप अक्रॉस ऑल ब्रांड्स जब भी CVT ट्रांसमिशन लेते हैं, बाय करते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम से सडन एक्सेलरेशन करेंगे आप तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करेगा, रेव ज़्यादा करेगा, और फिर उसके बाद वो अपना बैलेंस हो जाता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, एलिवेट में भी हमने फील की थी। अब इसको थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेट करेंगे, कोशिश करते हैं समझने की कि जब शिफ्ट हो रहा है तो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बिल्कुल स्मूथ है। मुझे नहीं लगता कि कोई फील हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है या अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग हो रही है। तो आपको रेयर कैमरा भी दिखा देता हूँ, हम मैनुअल में नहीं दिखा पाए थे। रेयर कैमरा की क्वालिटी कुछ इस तरह की है। ये आपको जो लाइंस है ये आपको डायनेमिक लाइंस नहीं मिलती, यानी कि जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो वो डायनेमिकली लेफ्ट राइट मूव नहीं होती हैं, स्टैटिक रहती हैं। डेफिनेटली मैनुअल में जब आप फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग करते हैं, आपको पता है कि आपने इतनी स्पीड के बाद गियर जो है वो शिफ्ट कर देना है, अपने हायर गियर्स पे कार को ज़्यादा चलाना है, उतना रेव नहीं होने देना है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली साउंड भी कम आएगा। इंजन रेव कम करेगा, साउंड कम जनरेट करेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में चाहे वो आप CVT देख लें या कोई भी दूसरा ऑटोमेटिक देख लें, वो अपने हिसाब से जितना उसको ट्यून किया गया है, जिस स्पीड पे उसने शिफ्ट करना है उसी स्पीड पे करेगा, जिसकी वजह से अगर उसकी RPM हायर रखे गए हैं, जैसे ही वो ऊपर जाएंगे जो साउंड जो है वो कैबिन के अंदर और डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पर भी अभी मैंने जितना चलाया है मुझे रबर बैंड इफेक्ट जो है मिनिमल लग रहा है हल्का सा, बिकॉज जब आप एकदम सडन एक्सीलरेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा फील होता है। बहुत एकदम से पंजा नहीं दबाते हैं,
वहाँ पर आपको जो है रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप CVT चला रहे हैं। आपको लगेगा कि आप या तो टॉर्क कन्वर्टर वगैरह इस तरह का कोई ऑटोमेटिक चला रहे हैं। ये देखिए मैंने अभी एकदम से एक्सेलरेट किया और थोड़ा सा स्टीप पे ये कार ऊपर जा रही है। आपको समझ में आएगा कि जो है एक तो इसकी रेव इंजन जो है वो रेव करता है, हायर RPM पे स्टेप चेंज होता है, और दूसरा ऑब्वियसली 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, थोड़ी सी उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कैबिन के अंदर आपको बिल्कुल ही फील ना हो गड्ढा, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत फील ज़रूर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस के अकॉर्डिंगली सस्पेंशन को उतना ही ट्यून किया जाता है। डेफिनेटली ऑटोमेटिक के लिए अगर आप जाते हैं तो CVT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे रिफाइनमेंट होते होते अब CVT जो है एक पावरफुल ट्रांसमिशन बन गया है। बाकी होंडा जैसी कंपनी जो देती ही सिर्फ CVT है, वो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है, और ऑब्वियसली जब आपके पास एक ही ऑप्शन होती है तो आप उसको बेटर बेस्ट बनाना चाहते हैं। एक तो आपको इसमें पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, ऑब्वियसली आपको CVT के साथ मैनुअल में तो क्या ही मिलेंगे, CVT में आपको पेडल शिफ्टर मिलते हैं जो आपके स्टीयरिंग के पीछे है। अब इसको मैनुअल में अगर आपको लेके आना है, यानी कि पेडल शिफ्टर का यूज़ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई स्पेसिफिक बटन नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर अपना प्लस माइनस पे क्लिक कर देना है, और अब ये मैनुअल मोड में आ गया। मतलब मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया ये मैनुअल मोड में आ गया। D3 पे इस टाइम चल रहा है, D4 लग गया है। डाउन शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली कर लेता है एज़ पर योर स्पीड, एज़ पर योर RPM, कितना आपके वो खुद से आइडेंटिफाई करता है कि उसको इस टाइम किस गियर पे लेके जाना है। अप शिफ्टिंग किस स्पीड पे करता है ऑटोमेटिकली, अगर आप इसको नहीं करते हैं वो भी अब चेक करेंगे। D2 से D3 इसने 2000 RPM क्रॉस करते ही चेंज कर लिया। D3 से D4 लाने में इसको 2500 RPM में चेंज किया। जैसे अब मैंने इसको D4 किया हुआ है, अब मैं इसको अगर ब्रेक मार देता हूँ तो ये D1 पे आ गया। D4 टू D1 ऑटोमेटिकली एकदम शिफ्ट हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको फील नहीं होगा। आपको तकरीबन 2000 से 2500 RPM के बीच में ये ऑटोमेटिकली जो है उसका गियर शिफ्ट अब शिफ्ट कर देता है, अगर आप नहीं करते हैं। अब इसमें एक मोड और आता है जो हमने एलिवेट में भी टेस्ट किया था, वो है इसका स्पोर्ट्स मोड। अगर आप देखें तो यहाँ पर D के साथ आपको यहाँ पर एक S मिलता है, तो इसका स्पोर्ट्स मोड है, उसको आपको जो है S पे ले आना है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल गियर पे चढ़ाएंगे तो ये हल्का सा दबेगी, मतलब उतना पावर नहीं जनरेट कर पाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरी अपनी पावर के साथ जो है ये कार चढ़ जाए स्टीप पे, जनरली हिली एरियाज़ में, वहाँ पर ये काम आएगा। और 3 फिगर्स में, मतलब अगर आप थोड़ी एक स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ही ये काम आपको जो है बढ़िया करके देगा। लो स्पीड में आपको सिर्फ एक आवाज़ बढ़ेगी, और हाई मतलब एक हाई RPM पे जा कर के ये कार को चलाएगा। ऑब्वियसली माइलेज भी जो है वो थोड़ी सी इससे डाउन होगी। एडास के कई सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कोलिजन मिटिगेशन है। कोलिजन मिटिगेशन में ऑब्वियसली जब आप इसके इमरजेंसी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इमरजेंसी ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, अगर सामने एक कार है, आपने ब्रेकिंग नहीं अप्लाई की, तो वो एक सडन टाइम के बाद आप देखेगा कि डिस्टेंस आपका और सामने वाली कार का कम रह गया है, तो वो इमीडिएट ब्रेकिंग अप्लाई कर देगा। लेन असिस्ट जो है, लेन कीप असिस्ट जो है, वो उस तरीके के फीचर आपको मिलते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद बहुत ही कम लोगों ने बताई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेन जो कीप असिस्ट है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद जाकर ही काम करता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोट कर रखी हैं। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आप माइंड में नहीं रख सकते, तो इतना मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कोलिजन जो लेन कीप असिस्ट है वो 72 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड होगी तो ही आपका लेन कीप असिस्ट काम करेगा। एक फीचर हमने बात की ऑटो हाई बीम विद वाइपर वाला, वो आपका पर्टिकुलर स्पीड के बाद एक्टिवेट होगा। एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको जो है और कोई नहीं बताएगा या किसी ने कवर नहीं की होगी। अगर आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की है तो ही फिर वो आपका जो ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है विद वाइपर वाला वो वर्क करेगा। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होगी तो ही अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करेगा। एकदम से इमरजेंसी स्टॉप लगाते हैं तो आपके हज़ार्ड्स जो है वो ऑन हो जाते हैं, और वो हज़ार्ड्स ऑन कब होंगे, वो बेसिकली तब होंगे जब आपकी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की थी, आपने एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा दी, तो वो हज़ार्ड जो है वो एकदम से ऑन हो जाते हैं, जस्ट टू लेट दी अदर व्हीकल नो कि आपने एकदम से सडन ब्रेकिंग की है। एक तो और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कवर करना चाहूँगा। एक तो ये जो पावर विंडोज़ हैं आपकी, वो इंजन ऑफ होने के 10 मिनट बाद तक भी वर्किंग रहेंगी, ऑपरेशनल रहेंगी, यानी कि आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एंटी पिंच के साथ ही आता है, यानी कि अगर आप जो आपको ड्राइवर साइड में ऑटो अप एंड डाउन मिलता है, अगर आपकी फिंगर या कोई चीज़ भी बीच में रह गई है तो एंटी पिंच। अभी एकदम से कोलिजन वार्निंग मुझे आई बिकॉज बिल्कुल करीब से बाइक मेरे निकली है, तो सिस्टम ने ये आइडेंटिफाई किया कि बहुत क्लोज था वो व्हीकल, तो यहाँ पे मुझे MID में
वो वार्निंग नज़र आई। सामने आप देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी चढ़ाई है। एक हम यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉक टेस्ट करते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि 1.2 लीटर जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड है वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। हालांकि हमने इसको मैनुअल में भी इसी हाइट पे चढ़ाया था। एक बार हम सीवीटी चला रहे हैं, एक बार सीवीटी में भी मैंने सोचा इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं कि आराम से चढ़ जाती है या इसमें कुछ ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, कितनी नॉइज़ जनरेट करती है, कैबिन में कितनी नॉइज़ आती है, या फिर इसको पूरा जो है अपना ज़ोर लगाना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए। और ये कहीं ना कहीं इस टेस्ट से हम ये मान सकते हैं कि अगर आप इसको हिल्स वगैरह में लेके जा रहे हैं, किसी पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, तो ये गाड़ी वहाँ पर कितनी आपके लिए सही रहेगी, मतलब उसको लेके जाना चाहिए कि नहीं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। मैंने इसका जो है एक्सीलेटर भी बहुत ज़्यादा नहीं दबा रखा है, बहुत मिनिमल है। अभी 1400-1500 RPM दिखा रहा है इस टाइम MID में, और बहुत आराम से चढ़ गई है। बढ़िया ट्रैक्शन भी बढ़िया काम कर रहा है और इजीली, एकदम इजीली चढ़ गई। हम आप नीचे एक बार दिखा सकते हैं कि इस टाइम हम बिल्कुल हाइट पे ऊपर आ चुके हैं। तो भाई अंडर पावर्ड तो ये कहीं से भी नहीं है। एक चीज़, एक्सीलरेटर पैडल भी जो है वो बहुत हाफ प्रेस किया हुआ था, 1500 RPM के ऊपर नहीं गई और कार जो है वो आराम से चढ़ गई। चलिए अब बाहर चलते हैं, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और कंक्लूजन करते हैं कि ये गाड़ी जो है किनको लेनी चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले इसका एक जो लास्ट फीचर रह गया था जो हम मैनुअल में टेस्ट नहीं कर पाए थे, वो है इसका की के थ्रू स्टार्ट स्टॉप का फीचर। ये आपको एक एक्स्ट्रा की मिलती है, ये वाली, जिससे आपको प्रेस करके रखना है और इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ तो कार आपकी लॉक्ड होनी चाहिए। लॉक होगी कार तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये स्टार्ट कर देगा। और इसी की को जब आप वापस प्रेस करके रखते हैं तो इंजन स्टॉप हो जाता है। अगेन फर्स्ट इन सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं लास्ट कंक्लूजन में। आज हमने दोनों कार चला ली, मैनुअल भी चला ली, CVT भी चला ली। कार नो डाउट बहुत ही रिफाइंड है। अगर आप इंजन वाइज बात करें, आप इसके गियर शिफ्टिंग की बात करें, CVT की बात करें, इंसुलेशन की बात करें, कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे हैं, फीचर्स बहुत सारे इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स बहुत सारे दे दिए गए हैं। नो डाउट पहले वाली अमेज से एक स्लाइटली इंक्रीज प्राइस में भी आपको दिखेगा, पर मैं मानता हूं कि वो जो प्राइस है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। 12-12.5 में एक कॉम्पैक्ट सीडैन जिसमें आपको एडास लेवल 2 मिल रहा है, लेन वॉच कैमरा मिल रहा है, रेयर AC वेंट्स मिल रहे हैं, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है, रेयर AC वेंट्स मिल रहे हैं, 416 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल रहा है, ऑटो लॉक अनलॉक का फीचर है, रिमोटली स्टार्ट करने का फीचर है, 5 साल की आपको होंडा कनेक्ट की सब्सक्रिप्शन है, 10 साल की मेंटेनेंस आपकी वारंटी है। अब इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें होंडा ने इंक्रीज़ करके दी है, और मैं मानता हूँ कि अगर उसके प्राइस में आपको 1 लाख रुपए का भी फ़र्क है, 1.5 लाख का, तो भी ये पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। CVT पे आ जाते हैं। CVT में हमने बहुत से क्लेम सुने थे कि CVT जो है वो इम्प्रूव्ड है, रिफाइंड है। नो डाउट CVT जो है वो इम्प्रूव्ड है, रिफाइंड है, बट येस आज भी CVT जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड आपको कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू जो एलिवेट है वो कम सुनाई देता है, बिकॉज इंसुलेशन को बेटर कर दिया गया है। एलिवेट में थोड़ा सा इंसुलेशन का इशू रहता है, इसलिए आपको थोड़ा साउंड वहाँ पे ज़्यादा सुनने को मिलती है। मैनुअल पे आते हैं। मैनुअल जो गियर शिफ्टिंग है बहुत स्मूथ है, थ्रो थोड़ा सा ज़्यादा है किया कि अगर आप यहाँ हुंडई की जो मैनुअल कार्स हैं उनके थ्रो से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है, स्मूथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इजीली आपकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत आराम से हो जाएगी। 5 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन जो मिलता है। कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाह रहे हैं, हाईटेक कार लेना चाह रहे हैं, सेफ्टी जो है वो स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से ही आप जो है वो सारी चीज़ें लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6 एयरबैग्स है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, या फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें अगर आपको बेस वेरिएंट से चाहिए तो फिर होंडा अमेज आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। डेफिनेटली जो हमने आज यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि कार में डेफिनेट चेंजेस यहाँ पर होंडा लेकर के आई है। और जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया को लेकर, इंडियन मार्केट को लेकर होंडा जो है वो उतनी एग्रेसिव नहीं है, सीरियस नहीं है, आपका जो माइंडसेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कार शोरूम में आ चुकी है, आप चाहे तो बुकिंग कर सकते हैं और इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम ये चाहेंगे कि हम उस वीडियो के बाद एक स्पेशल वीडियो करेंगे जिसमें हम आपके सिर्फ कमेंट्स रीड आउट करेंगे और उसके आंसर, ताकि अगर आप वो कोई भी वीडियो देख रहा है तो उनके माइंड में अगर कोई उसके बाद भी क्वेश्चंस बचें तो उनका आंसर वो उनको मिल सके। कमेंट्स अपने ज़रूर छोड़िए नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। दिल्ली से इतने दूर हम गोवा आपके लिए सिर्फ इस कार को कवर करने के लिए आए हैं,
तो आपका सिर्फ ये रोल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट देके जाना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।